हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। कंप्लीट पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो आपके बीकॉम का भी सिलेबस का पार्ट है, एलएलबी का भी पार्ट है और सीपीटी जो सीए फाउंडेशन है उसका भी पार्ट है, ठीक है। तो अपन कंप्लीट देख लेंगे कि भाई किस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या लिखना है, ठीक है। और उनका क्या मीनिंग्स होता है, टर्म्स होती है काफ़ी सारी लॉ में जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या है कि पहले ये क्या अंग्रेज़ों के टाइम से 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया था और इसकी ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि कोई भी लेन देन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर वो मान लो बाद में मना भी कर देता कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, तो आप कोर्ट में स्यू करने के लिए कोई ना कोई आधार होना ज़रूरी है, ठीक है। आप डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है कि आप किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, आप किन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी हम चीज़ें इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, कि उसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये भारत में कब लागू हुआ था? ये 1 सितंबर 1872 को अप्लाई हो गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हो गया था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम से, मतलब उस टाइम से लागू हो गया था। फिर हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल या ऑफर क्या होता है? सेक्शन 2A में दिया गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इसका प्रपोजल या ऑफर का ये मतलब होता है कि कोई भी एक व्यक्ति होता है जो दूसरे पर्सन या पार्टीज को अपनी विलिंगनेस प्रकट करता है कि तुम ये काम कर सकते हो, या कोई कार्य नहीं करने के लिए भी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है, तो वो क्या होता है? ऑफर होता है, ठीक है। अब नहीं करने कोई काम करने के लिए तो हो सकता है कि तुम अपनी कार बेचना चाहते हो, ये उसने ऑफर दे दिया, ठीक है। बट नहीं करने के लिए कैसे हो सकता है कि आप किसी पार्टी के साथ में कांटेक्ट करो कि यार मैं अपना बिजनेस नया यहाँ पे इस एरिया में स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अब दूसरे जो भी छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं तो उनको कुछ अमाउंट पे करता है और बोलता है कि आप इस बिज़नेस को इस एरिया में मत करना, ठीक है। तो उसके लिए भी कांटेक्ट हो सकता है। जैसे कोई भी एजेंसी आप लेते हो तो एजेंसी में क्या होता है कि आप जिसकी एजेंसी लेते हो तो उसकी जगह आप उस एजेंसी में दूसरे आइटम नहीं बेच सकते। ये अपन एजेंसी प्रिंसिपल में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन ऑफर का नॉर्मल यही मीनिंग समझते हैं कि किसी पार्टी को कोई चीज़ ऑफर करना कि आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। फिर हम सेकंड टर्मिनोलॉजी बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस। अब आप किसी भी पार्टी को ऑफर देते हो, अब सामने वाला पार्टी उस पर जिसके लिए आपने ऑफर बनाया है वही अगर पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं? अपन एक्सेप्टेंस बोलते हैं। उसकी सेक्शन कौन सी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? सेक्शन 2B, ठीक है। अब जो भी ऑफर दे रहा है या उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोमिजर बोलते हैं। और जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोमिजी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ प्रोमिजेज, एवरी प्रोमिजेज और सेट ऑफ प्रोमिजेज मिलके जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। आप मान लो कोई किसी के साथ प्रॉमिस करते हो। प्रॉमिस कब होता है? जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलता है तब क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। और कुछ प्रॉमिस होता है कि भाई कोई भी वादा हो गया या एक से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी भी हो सकती है उसमें प्रॉमिस की, तो उसमें उसके साथ में कंसिडरेशन होता है कि समथिंग इन रिटर्न। जैसे आप कोई किसी व्यक्ति से, अपने फ्रेंड से कार खरीद रहे हो तो अब आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? उस फ्रेंड से कार मिल रही है और आप उसको क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो। तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन भी होता है और प्रॉमिस भी होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। आप एग्रीमेंट करते हो, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2G। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो आप एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करवा सकते, आप कानून कोर्ट में उसको स्यू नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, वॉइड कहलाते हैं। जबकि ऐसे एग्रीमेंट जो आप एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है, राइटिंग में आप उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हो, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। उसकी सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 2H, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं बट एक पार्टी के द्वारा उसकी हिस्सा पे डिपेंड करते हैं। अब मान लो कोई पार्टी है, वो कोएर्जन के द्वारा उससे, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, बाय मिस्टेक कोई कॉन्टैक्ट किया, या फिर फ्रॉड के द्वारा। अगर कोई पार्टी मान लो इससे पीड़ित है और उसने अगर कोर्ट में अभी तक बता दिया तो वो हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जो पीड़ित पार्टी है वो कोर्ट में नहीं बताती है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो पीड़ित पक्षकार के उस पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट में स्यू करता है तो वो क्या माना जाएगा, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि क्या सभी एग्रीमेंट जो आप करते हो डे बाय डे रूटीन में वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, नहीं। क्या है कि जो एग्रीमेंट होता है उसका जो एरिया होता है वो वाइड होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का एरिया एक सीमित होता है, जिसमें आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होता है, वही एग्रीमेंट आपके क्या बन पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, जैसे आप सोशल एग्रीमेंट करते हो, माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, या फिर कोई रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का आप व्यापार में कोई रुकावट डालने का एग्रीमेंट करते हो, या फिर इलीगल एग्रीमेंट करते हो, अवैध धंधा करने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर आप किसी की शादी में रुकावट डालने का एग्रीमेंट कर रहे हो। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या है, वैलिड नहीं हो सकते। जबकि जिसमें आपका लीगल ऑब्लिगेशन आपका क्रिएट करने का इंटेंशन हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वही एग्रीमेंट क्या बन पाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब तो ये है कि आप किसी पार्टी को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, प्रपोजल दे रहे हो, अब सामने वाला वही पार्टी क्या है, एक्सेप्ट कर रहा हो और बदले में क्या हो, कुछ न कुछ कंसिडरेशन हो, तो वो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, ठीक है, इसका मीनिंग है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में अपन बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एग्रीमेंट्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट है ऑफर और दूसरा एलिमेंट इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस है। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट एग्रीमेंट है और उसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन की कि इसमें कौन कौन सी सेक्शन है। तो एग्रीमेंट में सेक्शन है सेक्शन 2E, 2 सबसेक्शन E, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन H, ठीक है। फिर हम राइटिंग की बात करते हैं कि राइटिंग में क्या ज़रूरी है। तो जो एग्रीमेंट होता है इसमें राइटिंग में होना ज़रूरी नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें नॉर्मली रिटन और रजिस्टर्ड फॉर्म में होता है। फिर हम बात करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। तो एग्रीमेंट होता है तो कुछ सोशल एग्रीमेंट होता है जिसमें हमारा इंटेंशन कभी भी लीगल है, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को डिनर पार्टी पे या आपकी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया है, तो इसमें अब आप उसको इनवाइट तो कर रहे हो, एग्रीमेंट तो कर रहे हो, बट उसमें आपका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपका फ्रेंड आपकी बर्थडे पार्टी पे नहीं आता है, तो आप उस पर कोर्ट में इश्यू नहीं कर सकते कि यार मेरा तो इतना खर्चा करवा दिया, ये पैसे दे मेरे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए वो क्या नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। थर्ड हम बात करते हैं स्कोप। स्कोप जो एग्रीमेंट का स्कोप होता है वो वाइड होता है, मतलब बड़ा एरिया होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो सेक्शन 10 में हम बात करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। कोई भी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले तो क्या होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है।
सेकंड हम उसमें बात करते हैं, उसमें फ्री कंसेंट ओनली पार्टीज़ की ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसे डरा धमका कर, कोएर्जन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा या फिर बाय फ्रॉड के द्वारा इस टाइप से आप कांटेक्ट उससे नहीं करवा सकते। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़, कि आप कोई भी वैलिड कांटेक्ट करते हो तो उसमें जो भी पार्टी के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो क्या है, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब है वो मेजर होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, या फिर वो साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन का ये मतलब होता है कि जो भी आप कंसिडरेशन आप ले रहे हो या जो कंसिडरेशन सामने वाली पार्टी को दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ये है कि आप इस टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो कि जिसमें आप मान लो इलीगल कोई बिना लाइसेंस का शराब का ठेका खोलने की बात कर रहे हो, तो इस टाइप का एग्रीमेंट या कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं लीगल ऑब्जेक्ट। आप जो भी ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट करने का, तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब है कि आप किसी का मर्डर की अगर सुपारी ले रहे हो तो वो क्या है, आपका उसमें लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर, तो इस टाइप का आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। या फिर एफ पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब आप ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो जो नॉर्मली क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड कौन से कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे माइनर के साथ में आपने एग्रीमेंट कर दिया या फिर जिसमें इम्पॉसिबिलिटी हो परफॉर्मेंस की, तो इस टाइप के जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आप उनको क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करवा सकते हो। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वैलिड कॉन्टैक्ट में दो पार्टीज होना ज़रूरी है, ठीक है। ये ऑपरर होता है, दूसरा ऑपरी होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें वैलिड कॉन्टैक्ट में आपका इंटेंशन जो भी है वो क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए, न कि आप सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करने का अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं कहलाएगा। उसमें आप लीगल फॉर्मेलिटी उसमें पूरी करनी चाहिए, जैसे राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे दो पार्टीज होती है, ऑफर होना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस भी होना ज़रूरी है इसमें, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में, जैसे मेजर हो 18+, साउंड माइंड का व्यक्ति हो, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं हो। फिर अपन बात करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में क्या है कि कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक इनके द्वारा प्रभावित नहीं हो, ठीक है। फिर इसका इंटेंशन क्रिएट होना, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। आप जो भी कांटेक्ट कर रहे हो उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब मान लो आपका दोस्त आपसे क्या है, इस टाइप का एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं जादू से पैसे बना सकता हूँ, तो ये एक तरीके से क्या है, परफॉर्मेंस वैलिड नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये इस टाइप के कॉन्टैक्ट वैलिड कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। और इसके बाद में 10 पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटी, कि वो राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर भी होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ऑफर के बारे में बात करते हैं, कि ऑफर की डेफिनेशन दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में, कि कोई भी पार्टी अपनी विलिंगनेस प्रकट करता है सामने वाली पार्टी को कि क्या तुम ये कार्य कर सकते हो, और सामने वाला पार्टी अगर उसको एक्सेप्ट कर देता है, अपनी सहमति दे देता है, तभी वो क्या कहलाएगा, ऑफर कहलाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑफर के। तो एक होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या होता है, अपन न्यूज़पेपर वगैरह में कोई ऐड देखते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके से जनरल ऑफर होता है कि ऑल पब्लिक उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकती है। जबकि स्पेसिफिक ऑफर में होता है कि आप जिस पार्टी के लिए मेड कर रहे हो वो ऑफर, वही उसको एक्सेप्ट करे। जैसे आप अपने किसी दोस्त को, जो आपका मान लो कोई भी फ्रेंड है, उसको अगर आप ऑफर दे रहे हो तो वही फ्रेंड आपका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि कोई अदर पार्टी। फिर हम बात करते हैं एक्सप्रेस ऑफर की। एक्सप्रेस में क्या है कि आप सामने वाली पार्टी को बोल के भी बता सकते हो या फिर राइटिंग में भी दे सकते हो। जबकि इम्प्लाइड ऑफर में होता है कि आप मान लो किसी
आपके कंडक्ट ये आचरण से होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप मान लो किसी कोई टैक्सी जा रही थी, उसको आपने हाथ दे के रोकते हो और उसमें बैठ जाते हो, ठीक है। अब थोड़ी दूर जाके आप उसको बता देते हो कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है। अब वहाँ आप उतरते हो, तब वो उसको पैसे देना क्या है, आपकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि आपने क्या दिया है उसको, इम्प्लाइड ऑफर दिया है। इम्प्लाइड ऑफर मतलब आप उसमें बैठे हो और आपने उसको क्या किया है, जो आपका नेक्स्ट स्टेशन था वो बताया है।